सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद आपको मालूम है कि हमारा लेसन नंबर 9वां चल रहा है। 9वें लेसन का नाम राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हमने लगभग विषय के अंतर्गत राष्ट्रीय आय की परिभाषा, राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन से मुद्दों का समावेश, राष्ट्रीय आय को मापन की 3 पद्धति, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और खर्च पद्धति। उत्पादन पद्धति में कौन कौन से खर्च की गणना होती है, कौन से खर्च की गणना नहीं होती। आय पद्धति में कौन सा खर्च गिना जाता है, कौन सा खर्च नहीं गिना जाता, और खर्च पद्धति के अंतर्गत कौन सा खर्च गिना जाता, कौन सा खर्च नहीं गिना जाता, जैसी सारी बातें लगभग हमने जानकारी के तौर पर देख लिया था। उसके बाद हमने राष्ट्रीय आय की गणना करने में जो कठिनाई उत्पन्न होती है या कठिनाई थी, वो 10 कठिनाइयों के बारे में भी हम लोगों ने अगले वीडियो के अंतर्गत देखा था। आज मैं जिन मुद्दों की बात कर रहा हूँ वो मौद्रिक आय और वास्तविक आय अगर अंतर के तौर पर पूछा जाए या 2 अंकों के सवाल के तौर पर पूछा जाए तो 2 अंकों में मौद्रिक आय और 2 अंकों में वास्तविक आय का मुद्दा आप लोगों को लिखना रहेगा। सबसे मैं पहले बात कर रहा हूँ मौद्रिक आय की। तो मौद्रिक आय के अंतर्गत का पहला जो मुद्दा है उसकी परिभाषा, आप लोग पेज नंबर 102 पर आ जाओ तो आप लोगों को उसकी परिभाषा मिलेगी कि चालू भाव पर, वर्तमान भाव पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय के, मतलब जब देश की राष्ट्रीय आय की गणना लिखना हो तो लिख लो कि जब देश की राष्ट्रीय आय की गणना चालू भाव पर की जाए या वर्तमान भाव पर की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वापस एक बार, जब देश की राष्ट्रीय आय की गणना चालू भाव पर की जाए तो उसे मौद्रिक राष्ट्रीय आय के नाम से पहचाना जाता है। इसी पैराग्राफ के अंतर्गत देखो तो आप लोगों को उसका सूत्र दिया हुआ है कि कैसे सर, तो सूत्र दिया नीचे कोष्टक में, जाओ उत्पादन गुणा भाव, भाव पर कौन सा भाव, चालू भाव, के उत्पादन गुणा चालू भाव। तीसरा मुद्दा उसका उदाहरण आप लोगों को लिखना है। उदाहरण कैसे लिखोगे कि भाई देश में 5000 टन वस्तुओं का उत्पादन हुआ जिसका ऑल एन एवरेज चालू भाव मानो कि 500 रुपये था, तो 5000 गुणा 500 करोगे तो आप लोगों को मौद्रिक राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा उसका सूत्र, तीसरा उसका उदाहरण और चौथा जो है वो है उसकी विशेषता। तो वर्ष के दौरान उत्पादित तमाम वस्तुओं के उत्पादन को उस वस्तु के बाजार कीमत के साथ गुणा किया जाए तो ये मौद्रिक राष्ट्रीय आय मिलती है। और यदि किसी वर्ष का उत्पादन पिछले वर्ष जितना ही हो या भाव दुगने हो गए हो तो चालू वर्ष की मौद्रिक आय दुगनी आएगी, जो कि वास्तविक परिस्थिति नहीं दर्शाती क्योंकि उत्पादन तो पिछले, मतलब आपको लिखना ये है कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना साल में केवल एक ही बार की जाती है। तो ये 3-4 मुद्दे विशेषता के तौर पर आप लोगों को परिभाषा, सूत्र, उदाहरण और उसकी विशेषता कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना, या तो आप लिख सकते हैं कि मौद्रिक राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में
एक ही बार मिलती है। तो किताब में जाओ तो आपको दिया है कि उत्पादन पिछले वर्ष जितना ही हो और भाव दुगने हो जाए तो मौद्रिक आय गलत आएगी, इसलिए मौद्रिक आय की गणना चालू भाव पर वर्ष में केवल एक ही बार की जाती है। आपको 4 मुद्दे से मतलब लिखना है, परिभाषा, सूत्र, उदाहरण और उसकी विशेषता। और उसी क्रम के अंतर्गत यदि आप लोग जाते हो तो दूसरा मुद्दा है वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय की परिभाषा और मौद्रिक राष्ट्रीय आय की परिभाषा चालू भाव पर अगर गिनते हो तो वो है मौद्रिक राष्ट्रीय आय, और स्थिर भाव पर गिनते हो तो वो है वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो आपकी परिभाषा आप लोग बना सकते हो कि जब देश की राष्ट्रीय आय को या देश में होने वाले उत्पादन को स्थिर कीमत से गुणा करने पर जो मूल्य प्राप्त होता है उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाता है। दूसरा उसका सूत्र कि उत्पादन गुणा स्थिर भाव, तीसरा उसका उदाहरण, और चौथा उसकी विशेषता के तौर पर आप लोगों को लिखना है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर भाव पर की जाती है। वापस एक बार, वास्तविक राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर भाव पर की जाती है। मतलब 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय के, और 4 मुद्दे आप लोगों को बनाने हैं वास्तविक राष्ट्रीय आय के। और इसी मुद्दों के साथ आप लोगों का ये जो 9वां लेसन चालू था वो लेसन समाप्त हो गया है, पूरा हो गया है। रिवीजन के तौर पर अगर देखा जाए तो ख़त्म हो गया है। अब इसके बारे में यदि आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे संपर्क पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। 9वां लेसन हमारा ख़त्म हो गया। अब रिवीजन के क्लास में जब हम मिलेंगे तो स्वाध्याय आप लोग खुद कर लीजिएगा। मैं 10वां लेसन चालू करूँगा जिसका नाम है अंदाज पत्र, और वो अंदाज पत्र के अंतर्गत रिवीजन करवाने का प्रयत्न मैं अगले वीडियो के अंतर्गत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।